नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हमने क्लास 10th ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 3.4 को स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और इसके रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने समझा था। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कुछ और बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें समझना चाहिए और फिर उसके बाद जो आपके आगे के क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे पता है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सबसे पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, वो क्लोज फिगर जिसमें चार क्या होते हैं बच्चों, साइड्स होते हैं और चार क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। आपको पता है ना, देखो ये आपका क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि इसके अंदर कितने वर्टाइसेस हैं। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार वर्टाइसेस हैं और चार साइड्स हैं। देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे बताया गया, इसको पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर क्वाड्रिलेटरल के सब वर्टाइसेस कहाँ पे लाई करते हैं, तो सर्कल के ऊपर अगर वो लाई करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर उसको क्या बोला जाता है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको मतलब इधर ड्रॉ करके बताती हूँ। ठीक है, देखो इधर ये आपका सर्कल है बराबर। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टाइसेस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे ये पहला वर्टाइसेस मतलब पहला वर्टेक्स, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे वही बात लिखी गई थी ना कि इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टाइसेस लाई करते हैं कहाँ पर, तो सेम सर्कल के ऊपर, देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ में आ गया आपको, सिंपल था ना। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे ना ये जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके कुछ थियरम है जिसे हम लोग समझेंगे। तो देखो बच्चों, इसका थियरम क्या बोलता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री यानी क्या, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है ना, सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अपोजिट एंगल्स, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बराबर, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल, देखो एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, यस एंगल सी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा बच्चों, यस वेरी गुड, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने अपने मन से बोला क्या, नहीं, ये थियरम देख करके हमने बोला है ना। वैसे ही देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जैसे कि एंगल डी प्लस एंगल बी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है ना, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। अपने मन से बोला नहीं, ये थियरम में दिया गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मतलब कई सारे बच्चों को क्या लगता है कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये 90 होगा और ये 90 होगा। ऐसा आपको भी लग रहा होगा है ना, किसी किसी को लग रहा होगा, वैसे सबको नहीं लगता है। ठीक है, तो ये अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बात गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 90 ये 90, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी अपने मन से अज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि ये 110 डिग्री हो, ये 70 डिग्री हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका 80 डिग्री हो और ये 100 डिग्री हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि ये 90 हो और ये भी 90 हो। ठीक है, लेकिन हर बार 90 ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अपने मन से अज्यूम मत कीजिएगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखो कि अपोजिट एंगल्स का सम ओके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर है आपको, तो ये थियरम समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर रुको, मैं इसको रफ कर दूं जरा। देखो
थ्योरम हमने देख लिया। अब यहाँ पे इसका कन्वर्स देखेंगे। कन्वर्स यानी क्या, इसी का उल्टा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया, ये तो फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है इसमें कि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होते हैं, सुनो, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सपोज करो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल दोनों को प्लस करने पे 180 होता है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी कि यस ये वाला जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ऐसा मैं बोल सकती हूँ, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का जो कन्वर्स है उससे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, थ्योरम एंड इसका कन्वर्स इसी का बस उल्टा है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेती हूँ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मेरा सर्कल है, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं PQRS, बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, कोरोलरी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का। देखो क्या लिखा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। कुछ आपको समझ में आया, नहीं समझा, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है, दिख रहा है आपको, दिस इज व्हाट, ये आपका बाहर वाला एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, देखो क्या लिखा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। यानी कि इसके एडजेसेंट में जो इंटीरियर एंगल होगा ना, देखो इस एंगल के एडजेसेंट में कौन सा इंटीरियर एंगल है, यस ये वाला, बराबर ये वाला है, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, उसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होगा उसके अपोजिट में जो एंगल होता है ना उसके वो कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे कि ये वाला एंगल जो है ना बच्चों ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो ये जो इंटीरियर एंगल है इसका अपोजिट एंगल बताना, यस देखो इसके सामने कौन है, एंगल P, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमने कैसे बोला, तो इस कोरोलरी से बोला, ठीक है। तो यहीं पर नहीं, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, बराबर, तो ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखो बच्चों इसके एडजेसेंट में इंटीरियर ये है, इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर आप इसको भी एक्सटेंड करोगे ना तो ये वाला जो एंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों, तो देखो इसके एडजेसेंट में इंटीरियर एंगल ये है, अब इसके अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, समझ में आया ना। देखो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड आपको ये 4 बातें ध्यान में रखनी है, 4 नहीं 3 ही तो है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। और एक ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ठीक है। समझ गए, अगर इतना समझ गए तो अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों को लिख लीजिए, वैसे नोटबुक में लिखे रहोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको जो भी बताया है आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन फिगर 3.57 यानी कि इस फिगर में क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक। देखो बच्चों ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है कि साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो आपका PQ है ना, साइड PQ, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड RQ के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, बराबर। फिर एंगल PSR कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का। तो PSR का मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। कितने डिग्री का है बच्चों,
110 डिग्री। ठीक है, तो फिर हमें क्या क्या बताना है, तो पहला हमको बताना है मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल हमको बताना है। फिर उसके आगे देखो आर्क बताना है हमको पी क्यू आर, मतलब ये पूरे आर्क का मेजरमेंट बताना है। एंड थर्ड नंबर पे हमको क्यू आर का मेजरमेंट बताना है, यानी कि ये वाले आर्क का। और लास्ट में आपको बताना है कि एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग बस ध्यान से देखते जाओ। आपको क्या बताना है बच्चों, मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, यही बताना है ना। तो कैसे बताओगे, सुनो आपको बताती हूँ। देखो हमें बताना है मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम पढ़ा था ना, उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बराबर। तो देखो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम था उसमें हमने क्या देखा था, क्या बताया था मैंने आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आपका एंगल एस है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल क्यू। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, यस एवरीवन, कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा एंगल पी एस आर, देखो एंगल पी एस आर यानी कि ये वाला एंगल प्लस अभी ये एंगल लिखना पी क्यू आर, यहाँ पे लिखते हैं एंगल पी क्यू आर। ठीक है, दोनों को प्लस किया तो कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। ये हमने कैसे बताया, अरे थियरम से बताया। तो यहाँ पे इसका रीजन लिखिएगा, थियरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो बच्चों रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, आप लोग एग्जाम में लिखना भूलना मत। हाँ, अच्छे से सब कुछ लिखोगे ना तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका एंगल पी एस आर है ये कितने डिग्री का है, यस 110 डिग्री का, प्लस एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, ये जो आपका 110 डिग्री है ना, इसको हम लोग उस साइड ले लेंगे तो और क्या हो जाएगा, देखो एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। अब माइनस करते हैं, 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो देखो बच्चों हमको यही बताना था ना, एंगल पी क्यू आर का मेजरमेंट हमने बता दिया, यानी पहला वाला सब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले की बारी है। चलो पहला वाला तो कर लिया, इसमें आपको कुछ डाउट, सब अच्छे से समझाना अच्छे से। चलो अभी दूसरा देखते हैं, ये आपका पहला वाला था, अब दूसरे की बारी है। इसमें हमें क्या बताना है, मेजर आर्क पी क्यू आर। देखो बच्चों ये जो आपका आर्क है ना, इसका मेजरमेंट हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है, एकदम ध्यान से देखो। देखो बच्चों ये वाला जो आपका एंगल है ना, ये कैसा एंगल है, अगर मैं ये एंगल के बारे में आपसे पूछूं तो ये कैसा एंगल है, यस एवरीवन, इंस्क्राइब्ड एंगल है। याद है ना आपको फर्स्ट लेक्चर 3.4 का इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये क्या है बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब देखो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है इसका मेजरमेंट किसके इक्वल होता है, तो उसका जो इंटरसेप्टेड आर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा बच्चों, ये वाले एंगल के लिए इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा, जल्दी से बताना। तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, इधर से करूं तो आपको समझेगा। देखो इसको मैंने बढ़ा दिया है और इधर से ये बढ़ा दिया। अब बताओ इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, यस एवरीवन, दिस वाला। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क है ना। तो ये वाले एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, यानी कि ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है ना बच्चों, इसका हाफ होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वो देखा था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या देखा था हमने, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा नीचे आ जाती हूँ मैं। देखो पिछली जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है आप प्लीज एक बार रिवाइज करके ही आया करो। ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखो एंगल जो पी एस आर है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ देयर इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड आर्क क्या है बच्चों, पी क्यू आर है ना, तो हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर। समझ में आया कैसे लिखा, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है ना बच्चों, यस।
अब क्या होगा देखो, एंगल पी एस आर इसका मेजरमेंट हमको पता है, बोलो कितना है 110 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 110 डिग्री, फिर हाफ इनटू मेजर आर्क पी क्यू आर बराबर। अब देखो बच्चों 2 को इधर ले लेंगे तो 110 इंटू 2 विच इज इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू आर बराबर। अब क्या होगा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे लास्ट में सीधे सीधे लिख दीजिए मेजर आर्क पी क्यू आर विच इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 टू सा क्या होता है बच्चों 22, यहाँ पे आ गया 220, सही है ना। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, यस ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड वाला भी आसान था ना, बस आपको वो थियरम पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना काम तो कर लिया। अब हमको तीसरा क्या बताना है बच्चों, मेजर आर्क क्यू आर, मतलब क्यू आर कहाँ पे है बच्चों, ये देखो ये वाला आर्क। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब बताइए क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर आर्क मतलब कौन सा आर्क, या दिस वाला, ठीक है। तो इस आर्क का मेजरमेंट हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे, सोचिए जरा, कुछ आपको समझ में आ रहा है। देखो बच्चों हमारे पास एक आइडिया है, कौन सा आपको बताती हूँ। इसको थोड़ा ना एक्सटेंड करने दो, रुको, ये आर, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा बढ़ा दूँ और इसको यहाँ से बढ़ा दूँ, ये क्यू को थोड़ा इधर करते हैं, यस। अब देखो ये आपका आर्क है, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्टेड आर्क होगा, इस एंगल के लिए होगा कि नहीं। देखो ये एंगल आपका क्या है बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ध्यान से देखो ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए इंटरसेप्टेड आर्क ये वाला आर्क हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रुको, अभी डायरेक्टली करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एंगल का मेजरमेंट हमको नहीं पता है ना। पता है क्या, देखो यहाँ पे पता था तो हमने आसानी से निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हमको इस एंगल का मेजरमेंट नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ना वो कितने डिग्री का है। एक बार हमको ये मिल गया, उसके बाद हम लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करके बहुत ही आसानी से इस आर्क का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे होगा, चलो एकदम ध्यान से देखो, आपको बताती हूँ, सुनो, रुको थोड़ा इधर करते हैं। मेजर आर्क क्यू आर हमको बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका मेजरमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका एंगल है ना बच्चों, एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री है, देखो यहाँ पे हमने निकाला था ना 70 डिग्री, ठीक है। तो इस एंगल का मेजरमेंट हमको पता है बराबर। और एक और बात देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पी क्यू और ये आर क्यू दोनों साइड क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ पे दिया है ना कि साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू, है ना। तो यहाँ पे आप लोग साइड भी लिख दीजिए, जैसे दिया गया वैसे लिखा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइड लिखते हैं, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू बराबर। ये ऑलरेडी दिया गया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गिवन, ठीक है। चलिए इतना तो हमने कर लिया। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा होगा। आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम में हमने क्या देखा था, जैसे कि ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यही है ना अपोजिट में। देखो पी क्यू का अपोजिट क्या है, ये साइड पी क्यू का अपोजिट एंगल, खाली बस ये ट्रायंगल देखिएगा बच्चों, ये वाला ट्रायंगल बस आपको देखना है। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ओके। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो साइड पी क्यू का अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, तो इस एंगल को मैं कैसे लिखूंगी, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ये वाले एंगल के, तो इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, एंगल आर पी क्यू, ठीक है। तो एंगल आर पी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे, बाय आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रीजन में बता दीजिएगा कि बाय आइसोसेलियस ट्रायंगल थ्योरम, ओके।
समझे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो इसको ना x कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लेट एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, इन दोनों को हम लोग x मान लेते हैं, बराबर। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो तीनों एंगल्स को लाइन से लिखेंगे। पहले हम ये वाला एंगल लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू प्लस, फिर ये एंगल लिखते हैं, तो ये कैसे लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू, ठीक है, तो पी आर क्यू प्लस, अब ये वाला एंगल लिखते हैं, तो एंगल पी क्यू आर, बराबर। तीनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। कैसे बताया हमने, तो हमको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो आर पी क्यू है इसको हमने क्या माना है, x, यहाँ पे x लिख दीजिएगा। पी आर क्यू को हमने क्या माना है बच्चों, x माना है। फिर एंगल पी क्यू आर आपको पता है क्या, बोलो कितना डिग्री है, यस 70 डिग्री, देखो ना इधर से, तो यहाँ पे 70 लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम करो तो x प्लस एक्स 2x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो 70 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको हम लोग उस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चलो इधर ही कर देती हूँ, देखो 2x विच इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 110 डिग्री, बराबर। अब एक काम करेंगे, 2 को उस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर x थोड़ा नीचे लिखती हूँ, चलो इधर ना आपको दिखाई नहीं देगा शायद से, यहाँ पे x विच इज इक्वल टू 2 को उधर ले लेते हैं, तो 110/2, चलो कैंसिल करते हैं बच्चों, तो 2 5 10, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, बोलो कितना आया, 55 डिग्री, है ना। x का वैल्यू कितना आया, 55 डिग्री। तो x मतलब क्या बच्चों, पी आर क्यू और आर पी क्यू, हमें किससे मतलब है, हमें तो खाली बस यही चाहिए, एंगल आर पी क्यू, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर एंगल, दोनों ही लिख देते हैं, एंगल आर पी क्यू विच इज इक्वल टू एंगल, ये भी लिख दो, पी आर क्यू, ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना था बच्चों, ये वाले आर्क का मेजरमेंट बताना था ना। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करके इसका मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि ये जो एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है, बराबर। समझ रहे हो कि नहीं, आपको पता है ना। तो चलो अभी लिखते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि नाउ एंगल, देखो ये वाले एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ देयर इंटरसेप्टेड आर्क, बराबर। तो यहाँ पे ये एंगल का नाम लिखते हैं एंगल आर पी क्यू विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क। कौन सा आर्क आएगा बच्चों, आर क्यू आर, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर्क क्यू आर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का आया है, आर पी क्यू, यस 55 डिग्री का, यहाँ पे लिख दिया 55 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर आर्क क्यू आर, बराबर। अब 2 को इस साइड ले लीजिएगा, तो देखो 2 इधर डिवाइड में, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है। अब इसके आगे का आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। रुको 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको रफ कर दूँ, देखो इधर 55 इंटू 2 विच इज इक्वल टू मेजर आर क्यू आर, ठीक है। अब देखो लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 5 2 ज़ा 10, 1 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 1 11, यानी क्या आ गया बच्चों, 110 डिग्री, ठीक है। तो देखो हमको यही बताना था ना, मेजर आर क्यू आर, बोलो कितना आया, 110 डिग्री, ठीक है। यानी आपका ये जो तीसरा वाला सवाल था ना बच्चों, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बताना था हमको, मेजर एंगल पी आर क्यू, यानी ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमको बताना था, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे हमने निकाला ना मेजर एंगल पी आर क्यू, ये देखो फाइंड आउट किया है कि नहीं। तो आप एक काम करो, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, पूरा अभी आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, इधर निकाला है ना तो उसको इक्वेशन नंबर डाल देने का। देखो ये इक्वेशन नंबर डाल दो और चौथा नंबर डाल के इधर कर दो। हमें क्या बताना था, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, मेजर एंगल पी आर क्यू, ये हमको बताना था ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल पी आर क्यू विच इज इक्वल टू 55 डिग्री, कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1, यहाँ पे बता दीजिए इसका रीजन।
फ्रॉम 1, है ना। हमने सब कुछ पहले किया हुआ है तो दोबारा से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो आपका 4th वाला सब क्वेश्चन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको इसे ध्यान से थोड़ा सा समझना है, ठीक है। चलिए आप इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कहीं भी आप पूछिएगा आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका 3rd क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। चलो आपको बताती हूँ क्या दिया इसमें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना MRPN, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब क्या, इसके चारों वर्टाइसेस कहाँ पे लाई करते हैं, तो सर्कल के ऊपर, ठीक है। फिर देखो बच्चों यहाँ पे एंगल R जो है वो कितना दिया है 5x - 13, एंगल N इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है, एंगल R और एंगल N का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, चलो आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल MRPN ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इज साइक्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल R कितना दिया है बच्चों, यस 5x - 13 डिग्री, और फिर यहाँ पे एंगल N कितना दिया है 4x + 4 डिग्री, ठीक है। तो फिर हमें इन दोनों का मेजरमेंट बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है आपको, ये जो x है ना बच्चों, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। एक बार आपको x का वैल्यू मिल गया, फिर आपको एंगल R भी मिल जाएगा, एंगल N भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम हमने सीखा था ना, उसका हम यूज करेंगे। देखो बच्चों, हमने थ्योरम में क्या सीखा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम था उसमें हमने क्या देखा था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, बराबर। तो देखो बच्चों यहाँ पे एंगल R का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल N, बराबर। तो इन दोनों को जब आप क्या करोगे, प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल R प्लस एंगल N दोनों का मेजरमेंट, मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे बताया हमने, यहाँ पे इसका रीजन लिख दीजिएगा, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू रखिएगा, एंगल R कितना डिग्री है, देखो यहाँ पे दिया गया है 5x - 13 डिग्री, फिर एंगल N कितना है, ये देखो यहाँ पर 4x + 4 डिग्री विच इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ब्रैकेट सबसे पहले हटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 5x - 13 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। तो 4x + 4 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 5x + 4x दोनों भी प्लस में है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 4 5 कितना होता है 9, यहाँ पे आ गया 9x। और ध्यान से सुनना, ये देखो क्या है -13 और +4, तो -13 और +4 कितना होगा, देखो -13 + 4 क्या करेंगे हम, तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, बराबर। तो जब आप 13 में से 4 को माइनस करोगे तो बोलो क्या आएगा, यस 9 आएगा, 9 ही आएगा ना, सही है कि नहीं। देखो 9 10 11 12 13, समझा। और माइनस में आएगा, क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब -9 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा 180, और ये जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 180, मतलब +9 हो जाएगा, आपको पता है। देखो ये इधर माइनस में जब उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी तो बात है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 189, और ये देखो बच्चों 9 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो तो 9 1 से 9, 9 2 से 18, फिर 9 1 से 9, मतलब इधर क्या आया बच्चों 21। देखो x का वैल्यू हमको क्या मिला 21, बराबर। तो जब भी हमको x का वैल्यू मिल गया तो बस हमारा काम हो गया, समझ लीजिए। अब हम लोग एंगल R और एंगल N बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी रफ करती हूँ और हम लोग एंगल R और एंगल N फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी लिखेंगे देयरफॉर एंगल R, बोला जरा एंगल R का मेजरमेंट कितना दिया है 5x - 13, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5x - 13 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो 5 × x का वैल्यू बोलो जल्दी से, यस 21, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 21 - 13, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 105 - 13 कितना आएगा, तो 1 मिनट, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इधर आएगा 2, ठीक है। 10 में से 1 गया तो 9, कितना आ गया बच्चों 92, है ना।
देखो एंगल आर जो है वो कितने डिग्री का है, यस 92 डिग्री का है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल एन हम लोग निकालेंगे, तो एंगल एन का मेजरमेंट कितना दिया है, ये देखो 4x + 4, यहाँ पे लिखा 4x + 4 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज पुट करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 × x के प्लेस पर 21, तो यहाँ पे लिख दिया 21 + 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 + 4, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 84 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 88 डिग्री, सही है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल एन कितने डिग्री का आ गया, 88 डिग्री का, और यही दोनों तो हमको बताना था, बता दिया हमने। और एक और बात बताऊं, देखो अगर आपको चेक करना है कि आपका ये आंसर सही है या फिर गलत, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके देख लो, क्योंकि इन दोनों का प्लस कितना आना चाहिए, 180, अगर आया तब आपने एकदम सही किया है। चलो एक बार मैं आपको चेक करना भी बता ही देती हूँ। देखो इधर क्या है 92 और ये कितना आया 88, चलो दोनों को प्लस करते हैं, 8 2 10, 1 आया, फिर 8 1 9 9 9 18, देखो बच्चों 180 आया कि नहीं, दोनों का सम कितना आया 180 डिग्री। मतलब हमने ये जो भी कैलकुलेशन किया ये सब के सब क्या है बच्चों, राइट है, ठीक है, समझे, यस। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हुआ। एंगल एन, यस अब सही है। चलिए बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका 5th क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे कि 4th क्वेश्चन कहाँ पर है, 4th क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे समझना पड़ेगा, ओके, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों क्या दिया है इसमें कि प्रूव करना है हमको कि कोई भी रेक्टेंगल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे बच्चों, फिर उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ, फिर यहाँ से हम लोग प्रूफ अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखो इसका नाम मैंने दे दिया PQRS, बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। देखो बच्चों रेक्टेंगल में क्या होता है, जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ये भी 90, ये भी 90। मतलब रेक्टेंगल के अंदर सारे के सारे जो एंगल्स हैं ना बच्चों वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये एक रेक्टेंगल है, लिख दिया हमने। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना PQRS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। देखना अभी कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बराबर, समझा। अब यहाँ से इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिया है, गिवन में क्या लिखा हमने कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। कहाँ से लिखा, अरे गिवन से लिखा, ठीक। अब देखो बच्चों अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके जो सारे एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कि एंगल P प्लस एंगल प्लस नहीं इक्वल, ठीक है। एंगल P ये इक्वल होगा एंगल Q के, और ये इक्वल हो जाएगा एंगल R के, और ये इक्वल होगा एंगल S के, और ये चारों किसके बराबर होंगे, तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो बच्चों हमने जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था बच्चों उसका कन्वर्स हमने क्या देखा था, याद आ रहा है आपको कुछ, याद कीजिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थियरम जो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और जो उसका कन्वर्स था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी भी रेक्टेंगल में मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पेयर हो, अगर कोई एक पेयर भी आपने बता दिया कि ये दोनों क्या है, मतलब इसका और इसका सम अगर 180 आ रहा है, सप्लीमेंट्री है, तब आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि हाँ दिया गया क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल R, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R। एंगल P कितना डिग्री, 90 डिग्री, फिर एंगल R कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो कितना आएगा,
180 डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में मतलब इस रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल्स का जो एक पेयर है ना बच्चों, ये कितना डिग्री आया, सप्लीमेंट्री आया ना, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा गिवन रेक्टेंगल है ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन से थ्योरम से बोला, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सही है ना, यस रुको एक मिनट, कौन सा थ्योरम यहाँ पे बोला बच्चों, कन्वर्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, समझा आपको, बस यही हमको प्रूव करना था ना, कर दिया हमने, देखो यही बताना था, बता दिया, कितना आसान था। अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, चलिए जो हमको प्रूव करना था वो तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन देखो यहाँ से हमको एक और बात समझ में आई। क्या समझ में आई, कि कोई भी रेक्टेंगल होने दो, वो क्या होता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता ही है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अगर वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं तो फिर अपोजिट एंगल्स का मतलब अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हमको एक बात पता चली, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सो एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ से हमको ये बात पता चली और ये हमने फाइनली लिख दिया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो 5वां क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। देखो कितना छोटा सा है ना। चलिए बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी बेसिक कंसेप्ट है उनको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। जो आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम होता है ना बच्चों, इसकी 2 कोरोलरीज हैं जिन्हें हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो ये देखो पहला वाला जो कोरोलरी है इसमें क्या दिया गया है, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सेम आर्क के अंदर जो एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इंस्क्राइब्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर इसमें बोला गया है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ फिगर के माध्यम से। तो ये आपका सर्कल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना मैं इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करूंगी। देखो ऐसे, ये मेरा एक इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया, बराबर, इंस्क्राइब है कि नहीं, ध्यान से समझ लो इसको। देखो इसका जो वर्टेक्स है वो किसके ऊपर है, यस एवरीवन, किसके ऊपर है, यस सर्कल के ऊपर है। और जो इसके साइड्स है, मतलब ये एंगल के जो साइड्स है वो क्या है बच्चों, कोड ऑफ द सर्कल, बराबर। इसके लिए ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, अब देखो मैं एक और यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल बनाती हूँ। देखो ऐसे, ये और फिर यहाँ से एक लाइन खींचा। ओके, प्रॉपरली नहीं आया पर आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये आपका सपोज करो पॉइंट ए है, ये बी है और इधर एक सी है, बराबर। तो देखो बच्चों ये जो दोनों एंगल्स हैं दोनों के दोनों क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर। और ये देखो एक ही आर्क में आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं तो ये वाला जो एंगल है ये कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड हुआ है बच्चों, यस ACB में, बराबर। वैसे ही अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड हुआ है, यस ये वाले आर्क में। मतलब सेम आर्क में दोनों के दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, इंस्क्राइब्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स है ना वो क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। वही बात तो यहाँ पे बोली जा रही थी कि एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क के अंदर अगर एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इंस्क्राइब्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। समझ में आ रहा है आपको, समझा कि नहीं, बस यहाँ पे यही छोटी सी बात बोली गई थी। अब देखो अगर मैं इसमें और भी इंस्क्राइब्ड एंगल ड्रॉ करूं, जैसे कि एक इस प्रकार से, ठीक है, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल भी कहाँ पे इंस्क्राइब्ड हुआ है, तो उसी आर्क में, सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड हुआ है। समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको। यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा लिख करके बता दूं क्या, कैसे लिखना है। देखो जैसे ये समझ लो P है, ये Q है, ये वाला पॉइंट आपका R है। ठीक है, तो पहले हम ये एंगल की बात करते हैं, एंगल APB। देखो एंगल APB ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल के, ये वाला एंगल AQB। ठीक है, एंगल AQB, और ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चों किसके, तो ये देखो ये वाला एंगल, एंगल ARB के, यहाँ पे लिख देते हैं
एंगल ARB। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपका पहला कोरोलरी था। आई होप कि आपको समझा रहेगा। अब चलो बच्चों यहाँ पे आपको दूसरा वाला कोरोलरी बताती हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग सेमी सर्कल का मतलब बताइए, क्या होता है सेमी सर्कल? यानी क्या? आधा सर्कल, है ना। जैसे कि ये आपका पूरा सर्कल है, तो ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका ये सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी, बराबर। तो इस लाइन ने क्या किया बताना जरा, इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधे आधे हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है बच्चों? सेमी सर्कल, और ये भी क्या है? सेमी सर्कल। तो क्या बोला है इसमें कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल क्या है बच्चों? इंस्क्राइब्ड है, तो फिर वो कैसा एंगल होता है? तो राइट एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से समझेगा। देखो, और ये मैं थोड़ा अच्छे से करती हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, ये और ये इधर से आया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये वाला जो आपका एंगल है ये इंस्क्राइब्ड है कहाँ पर? तो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है ना। देखो यहाँ पर सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। समझ में आया? तो बस ये वाली कोरोलरी में यही बोला गया है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल इंस्क्राइब्ड है तो फिर वो क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है आपको? ये 2 कोरोलरी अच्छे से समझाना। चलिए बच्चों, अभी अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो पेज नंबर 70 पे आप लोग देखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में ये थ्योरम दिया गया है, ठीक है। तो अभी ये थ्योरम में क्या बोला गया है, चलिए हम इसको समझते हैं। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन द 4 पॉइंट्स आर कोइंसाइक्लिक। आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझा? कोई नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये आपका लाइन है, बराबर, और ये लाइन के ऊपर ना 2 पॉइंट्स है। मैंने यहाँ पे ले लिया A और यहाँ पे ले लिया B, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सुनो ध्यान से। ये जो मेरा लाइन है ना बच्चों, इसके किसी एक साइड में 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं, किसी भी एक साइड में, या तो ऊपर वाले में ले लो या फिर नीचे वाले में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर ले लेती हूँ, चलो मैंने ले लिया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एंगल्स बनाएंगे। देखो आपको बना करके बताती हूँ। और ये पॉइंट मैंने इधर ले लिया, ओके। चलो ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, और फिर मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसको और इसको। देखो मैंने ये एंगल्स बना लिए हैं। ये समझ लो पॉइंट P है और ये समझ लो आपका पॉइंट Q है, ठीक है। तो ये थ्योरम में क्या बोला गया था कि आपके पास कोई लाइन है, उसके किसी एक साइड में 2 पॉइंट है, ठीक है, और वहां से हमने क्या किया, एंगल बनाया है। तो अगर ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ना, ये कैसे होंगे बच्चों, कोनसाइक्लिक। कोनसाइक्लिक पॉइंट मतलब क्या होता है, कोनसाइक्लिक यानी क्या, ये चारों पॉइंट्स ना एक ही सर्कल के ऊपर आने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चारों पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक सर्कल बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो बस इसमें यही बोला गया है कि इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स। देखो बच्चों, कैसे एंगल बनाने चाहिए वो दोनों, तो इक्वल एंगल्स, ठीक है, और अलग अलग पॉइंट्स पे एट 2 डिस्टिंक्ट यानी क्या होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे अगर वो क्या करते हैं, इक्वल एंगल्स बनाते हैं, और तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देन 4 पॉइंट्स आर कोनसाइक्लिक। यानी देखो ये भी, ये जितना है उतना ही ये भी है, यानी हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स PQAB, ये चारों पॉइंट्स कैसे हैं बच्चों, तो ये चारों पॉइंट्स हैं कोनसाइक्लिक। समझ में आया आपको? यस, तो ये है जी आपका फाइनल आंसर। समझे? फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे, बस ये थ्योरम का मतलब यही था। तो याद रखिएगा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत हमको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे पड़ेगी। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5वां तो हमने कर लिया है, चौथा बचा हुआ है ना। यस, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फटाफट से ये दोनों कोरोलरी, ठीक है। अच्छे से टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाना, वरना भूलोगे, ठीक है ना।
चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया गया है और देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन फिगर 3.58 यानी कि इस फिगर में सेग आर एस इज अ डायमीटर, ये जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये क्या है, इट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। एंड पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट टी है वो कहाँ पे लाई करता है बच्चों, तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है कि एंगल आर टी एस, मतलब जो एंगल आर टी एस रहेगा ना वो क्या होगा, एक्यूट एंगल, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। क्या करना है, देखो यहाँ पे एंगल आर टी एस की बात की जा रही है ना, तो सबसे पहले तो आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल तो बनाओ, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो वो आपको खुद से करना है। चलो आपको बताती हूँ, देखो ऐसे ज्वाइन करना है, यहाँ से एक लाइन खींच दीजिएगा, यस ऐसे, और फिर यहां से एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, देखो ऐसे इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, पॉइंट एम, ठीक है। चलो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब भी ये प्रूव वाला क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो गिवन लिखने का, गिवन में क्या लिखोगे, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वही उठाइए और लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो सेग आर एस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे लिखिए सेग आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। विथ सेंटर ओ, बराबर, और क्या है, रुकिए रुकिए, यस विथ सेंटर ओ, फिर पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट टी है वो कहाँ पे लाई करता है, तो सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में, ओके। तो हमने ये जो गिवन था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखिए टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट कि एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। ऐसा हमको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, बराबर। अब ये कैसे होगा, चलिए आपको बताती हूँ। देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट तो यहीं से हो गया था पर एक्चुअल में यहीं से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने लिखा ये तो क्वेश्चन में से लिखा, अब यहाँ से अपने मन से लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया वो आप इधर बता दीजिए, क्या किया हमने, आर टी टी एस और एस एम को ज्वाइन किया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ज्वाइन आर टी टी एस एंड एस एम, ठीक है। आर टी टी एस और एस एम को हमने ज्वाइन किया, ओके। यहाँ पे लिखिए एंड एस एम, रुकिए रुकिए अच्छे से लिखती हूँ, एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, बराबर। चलिए ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चों सुनो अब ध्यान से, जो आपने पीछे कोरोलरी सीखी थी ना उसका यूज यहाँ पे आ गया। देखो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कोई एंगल सेमी सर्कल में क्या है, इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, तो उसका मेजरमेंट कितना होता है बच्चों, यस याद कीजिए जल्दी से, दूसरी कोरोलरी क्या बोला था मैंने, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका आर एस क्या है, मतलब ये जो आर एस है ये क्या है, इट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, बराबर। तो अगर ये डायमीटर है तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया बच्चों, सेमी सर्कल है ना, क्या हो गया, सेमी सर्कल। और ये वाला जो एंगल है बच्चों ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर। और ये कहाँ पर इंस्क्राइब्ड है, सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, बराबर। तो फिर ये वाला जो एंगल है ना ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेग आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो इसीलिए एंगल, ये देखो एंगल आर एम एस कितने डिग्री का हो जाएगा, यस एवरीवन 90 डिग्री का। इसका कारण क्या लिखोगे, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल,
ठीक, तो इसका रीजन आप लोग लिखना भूलिएगा मत, ऐसे आपको हर बार लिख करके बताना है। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो एंगल है ये एक एक्यूट एंगल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो कैसे होगा सुनिएगा ध्यान से। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ना बच्चों, इसके ऊपर आप लोग फोकस कीजिएगा, इसको भूल जाइए, आप इसको देखिए। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए बच्चों एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? यस एवरीवन, ये एक्सटीरियर होगा ना। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसके लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? यस एवरीवन, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पता है आपको? एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम लोग यूज करेंगे। आपको याद है रिमोट इंटीरियर एंगल्स, या आपने जरूर सुना ही होगा। देखो ऐसे करके अगर कोई ट्राइंगल है और ये इसका क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होता है? तो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, रिमोट इंटीरियर एंगल्स यानी कि ये दोनों एंगल्स, इनके सम के इक्वल होता है। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना है ना पक्का, आपने क्लास 8th में ये सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे इधर, और फिर हम प्रूव करेंगे कि एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लिखना कैसे है सुनो ध्यान से। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंगल RMS is an exterior angle of RMS is an exterior angle of triangle, ये वाले ट्राइंगल का ना, तो MTS लिख दीजिए। मतलब ट्राइंगल MTS का एक्सटीरियर एंगल क्या है बच्चों? एंगल RMS है। सो देयरफॉर इंटीरियर एंगल, वो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करके हम बोल सकते हैं कि एंगल RMS जो है वो किसके इक्वल होगा? तो देखो इसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो इनके सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस एंगल का नाम कैसे लिखोगे? एंगल MTS, यहाँ पे लिखिएगा एंगल MTS प्लस एंगल, अब ये एंगल का नाम कैसे लिखोगे? MST। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा एंगल MST बराबर। अब देखो बच्चों ये जो आपका एंगल RMS है ये कितना है? 90 डिग्री है, यहाँ पे हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 90 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल MTS प्लस। अब ध्यान से सुनना, एक मिनट रुकिए। ये जो MTS है ना बच्चों, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। सुनो, ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसको हम लोग MTS लिखे तो भी ठीक है, लेकिन इसको हम लोग RTS भी लिख सकते हैं, चलेगा, क्योंकि एंगल तो वही आ रहा है ना। देखो MTS लिखो या फिर RTS लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये जो MTS है ना बच्चों, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? RTS लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल RTS प्लस एंगल MS। ये देखो बच्चों यहाँ पे हमने इसका रीजन नहीं लिखा, बता देते इधर, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल MST है ना, इसको हम लोग इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो 90 डिग्री माइनस एंगल MST विच इज इक्वल टू एंगल RTS। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो आपका एंगल RTS है ये किसके इक्वल आया है? 90 डिग्री माइनस MST, है ना, 90 डिग्री माइनस एंगल MST। तो इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि ये जो एंगल RTS है इसका मेजरमेंट कितना होगा? 90 डिग्री से कम ही का होगा ना। सुनो ध्यान से मेरी बात को, एक बार फिर से सुनिए। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि एंगल RTS क्या है? 90 डिग्री माइनस MST। ठीक है, 90 डिग्री माइनस एंगल MST। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि एंगल RTS क्या होगा? 90 डिग्री से कम ही होगा। क्योंकि देखो ये जो एंगल है ये कैसे मिलेगा? तो जब हम 90 डिग्री में से ये एंगल को माइनस करेंगे तब। ठीक है, तो 90 डिग्री में से अगर ये एंगल को माइनस करोगे, यानी आप क्या समझ पा रहे हो कि 90 में से माइनस करना है, माइनस करना मतलब 90 से कम ही आएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मेजरमेंट है वो कुछ भी कर लो 90 से कम ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 में से हम ये वाले एंगल को माइनस करने वाले हैं। ठीक है, इस एंगल का कोई ना कोई मेजरमेंट होगा, जैसे 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम उसको 90 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 से कम ही आंसर आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अभी लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल RTS ये क्या है? तो ये है लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये लेस देन 90 डिग्री है यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर एंगल RTS is an acute angle। वेरी सिंपल,
देखो बस इतना ही करना था, हो गया खत्म। ठीक है, बस आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एंगल का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, और जब आप 90 में से उसको माइनस करोगे तो 90 से कम ही आएगा इसका आंसर। ओके, चलो यहाँ पे फाइनली आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए, चलिए बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड्स वाई जेड एंड एक्स टी ऑफ ट्राइंगल WXY इंटरसेक्ट एट P। देखो बच्चों ये आपका ट्राइंगल है WXY। ठीक है, अब इसमें जो आपके एल्टीट्यूड्स हैं, देखो पहला तो ये, दूसरा ये। ओके, तो ये क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, बराबर। तो फिर हमें क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। पहला हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ना WZPT, देखो WZPT ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये प्रूफ करना है। और दूसरे में आपको क्या बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, देखो XZTY ये चारों क्या है, कौन साइक्लिक है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला वाला करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल कौन साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे होगा चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, आप जानते भी हो कि जो आपका एल्टीट्यूड होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, मतलब एल्टीट्यूड जैसे है, एक ट्राइंगल है सपोज करो, और यहाँ पे एक एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड जहाँ पे आता है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, बराबर। तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो वाई जेड है ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, कौन से साइड के ऊपर, XW के ऊपर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब क्या, एकदम सीधी सी लाइन, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेग YT, या फिर आप डायरेक्टली YT लिखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं YT नहीं, YZ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, XW के ऊपर, बराबर। एंड यहाँ पे देखिएगा ये जो XT है, XT ये परपेंडिकुलर है WY के ऊपर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका रीजन आप लोग लिख दीजिएगा गिवन। ठीक है, गिवन में से हमने उठाया और यहाँ पे ला करके लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल, कौन से एंगल की बात करेंगे पता है आपको, ये वाले एंगल की, WZY। ठीक है, WZY ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और फिर ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, इसका नाम हम कैसे लेंगे, इसका नाम हम लेते हैं WTX। ठीक है, एंगल WTX ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री का हो जाएगा, बराबर। अब उसके बाद देखिएगा, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूँ तो कितना आएगा, 180। यहाँ पे लिखते हैं कि एंगल WZY प्लस एंगल WTX, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना आएगा, देखो ये कितना है 90, ये भी कितना है 90, तो 90 90 मिला करके कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 90 + 90 यानी कि 180। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये जो आपका WZY मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है WZY, तो इस एंगल को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ WZP, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, और यहाँ पे WZP प्लस, अब ये जो आपका WTX है, देखो WTX, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ WTP, है ना, क्योंकि बीच में ये वाला एंगल आ रहा है ना, मतलब इसी एंगल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंगल WTP। समझ में आया कि नहीं, बस मैंने यहाँ पे थोड़ा नाम में चेंजेस कर दिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 90 + 90 यानी कि 180। ठीक है, तो इसी को हमने इस प्रकार से लिख दिया, बस यहाँ पे नाम में थोड़े से हमने चेंजेस कर दिए। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल, अब ये वाला क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले लेते हैं WZPT, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल WZP प्लस एंगल WTP, इन दोनों का सम कितना आया है बच्चों, ये देखिए 180 डिग्री, बराबर। तो देखो WZP का मतलब ये वाला एंगल, और WTP का मतलब
क्या होता है बच्चों, ये वाला एंगल। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, दिख रहा है आपको, देखो अपोजिट है ना, सामने सामने। ओके, तो याद है आपको, मैंने आपको जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था तो वहां पे हमने ये उसका कन्वर्स देखा था ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम का हमने कन्वर्स देखा था। कन्वर्स में क्या था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। देखो अगर इन दोनों का सम क्या है बच्चों, 180 डिग्री है, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल WZ, यहाँ पे ऐसे लिख दो, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ कौन सा थियरम, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थियरम। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस थियरम से हम क्या बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल WZPT इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक लिखा तो भी ठीक है, क्वाड्रिलेटरल लिख दोगे तो और अच्छी बात है। समझ में आया आपको? तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये जो पहला वाला सब क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी दूसरे वाले की बारी है, तो दूसरा वाला आपको इधर ही बता दूं। चलिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला करते हैं। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है बच्चों कि ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो कौन साइक्लिक पॉइंट मतलब क्या होता है, कौन साइक्लिक पॉइंट यानी क्या, जैसे कि ये आपका सर्कल है, इसके ऊपर ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो देखो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक ही सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। अब आप ये कैसे प्रूव करोगे, तो चलिए बच्चों आपको बताती हूँ। देखो आप लोगों ने एक थ्योरम अभी पीछे सीखा था, मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये आपका लाइन है। ठीक है, अब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, X और Y करके। ओके, और यहाँ पे किसी एक साइड में हमने 2 पॉइंट्स ले लिया और फिर यहाँ से एंगल ड्रॉ किया इस प्रकार से। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स कैसे पॉइंट होंगे, तो कौन साइक्लिक पॉइंट होंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे ये थ्योरम बताया था, तो बस यहाँ पर हम लोग वही वाला थ्योरम यूज करेंगे और उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात तो हमें पता है, क्या पता है हमको, सुनिए ध्यान से, कि ये जो आपका YZ है ना, ये क्या है, YZ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, XW के ऊपर, बराबर, यहाँ पे लिखते हैं XW के ऊपर। एंड ये जो आपका XT है, देखो XT ये परपेंडिकुलर है WY के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर एंगल XZY, देखो XZY ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, बराबर। फिर उसके बाद ये वाला जो आपका एंगल है, ये वाला एंगल X, मैंने क्या बोला था, XZY। ठीक है, तो अब इसका नाम लेना है तो कैसे लेंगे, YTX। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं YTX, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, बराबर। और देखो बच्चों ये हमने कहाँ से लिखा, गिवन से लिखा, तो यहाँ पे आप लोग गिवन लिख दीजिएगा, रीजन लिखना मत भूलना। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, देखो ये भी 90, ये भी 90, यानी दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंगल XZY विच इज इक्वल टू एंगल YTX, है ना। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो गए, बराबर आ गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं वो वाले थ्योरम से कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये क्या है, कौन साइक्लिक पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको लिख करके बताना पड़ेगा, क्या बोलोगे कि ये जो आपका सेगमेंट है, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेग XY सबटेंड्स कॉन्ग्रुएंट एंगल्स at point Z and T which are on the same side of line XY। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। देखिए मैंने क्या लिखा कि ये जो सेग XY है
ये क्या करता है बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, पॉइंट Z और T पे, ठीक है, जो कहाँ पर है, तो ये लाइन एक्स वाई के किसी एक साइड में ही है, देखो एक्स वाई के एक साइड में ही है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोनसाइक्लिक पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि देयरफॉर पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई आर कोनसाइक्लिक पॉइंट्स, ठीक है, बस इतना ही करना था। देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये जो सेकेंड सब क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ, समझ में आया ना आपको। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब इसके आगे और 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। अभी आज के लिए बस इतना ही हम रहने देते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो अगला वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओके बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो गुड बाय एवरीवन।